बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइफाइड बुखार जो है वो हमारे पाकिस्तान के अंदर एक एंडेमिक डिज़ीज़ है। एंडेमिक वो होती है कि जो ख़त्म नहीं होती। तो टाइफाइड इधर कॉमन है और टाइफाइड का डायग्नोसिस जो है वो मिस डायग्नोसिस भी होता है और ओवर डायग्नोसिस भी होता है। ओवर डायग्नोसिस के बहुत सारी दफ़ा टाइफाइड नहीं होता और उसको हम टाइफाइड समझ लेते हैं और टाइफाइड के तौर पर ट्रीट कर रहे होते हैं। और टाइफाइड के डायग्नोसिस के लिए जो टेस्ट पहले इस्तेमाल होते थे, टाइफीडाट, विडाल, वो अब कहीं भी रिकमेंडेड नहीं है। उन टेस्टों के फॉल्स पॉजिटिव रिज़ल्ट आते थे कि मरीज़ को टाइफाइड नहीं होता था और टाइफीडाट पॉजिटिव आ जाता था और उसकी बेस पे। और अभी भी अब तो हेल्थ केयर कमीशन ने टाइफीडाट पे पाबंदी लगा दी है। टाइफीडाट, विडाल, इन टेस्टों पे पाबंदी है और गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट जो टाइफाइड के डायग्नोसिस के लिए है वो ब्लड कल्चर है। ब्लड कल्चर जो है वो लोग कहते हैं कि टाइम ज़्यादा लग जाता है। हमारे इधर अब्दुस्तार लैब में ऑटोमेटेड ब्लड कल्चर की फैसिलिटी अवेलेबल है और ऑटोमेटेड ब्लड कल्चर की फैसिलिटी में क्या होता है कि ब्लड कल्चर की स्पेशल वाइल वो बॉटल होती है, उस बॉटल को हम मशीन में लगा देते हैं और मशीन उसी वक्त उसको रीड करना शुरू कर देती है। जब वो पॉजिटिव आ जाता है तो साथ ही एक लाइट ब्लिंक करती है कि ये पॉजिटिव आ गया है। तो इसका मतलब है कि वो जो टाइम के बारे में अक्सर परेशान होते हैं कि इसका रिज़ल्ट 5 दिन बाद, 7 दिन बाद आता है, हम मशीन में लगा देते हैं। जो ही पॉजिटिव आएगा मशीन की लाइट ब्लिंक हो जाएगी। हो सकता है वो 6 घंटे बाद, 8 घंटे बाद पॉजिटिव आ जाए, तो उसके बाद हम उसको सब कल्चर करके उसमें से देख लेते हैं कि टाइफाइड वाला जरासीम यानी साल्मोनेला है कि नहीं है। और उसके बाद साल्मोनेला की हम सेंसिटिविटी लगाते हैं। तो ये जो सेंसिटिविटी के बाद ट्रीटमेंट होती है वो बड़ी डेफिनेटिव थेरेपी होती है। उसमें आपको क्लियर होता है कि ये साल्मोनेला कौन सी एंटीबायोटिक से मरेगा और कौन सी एंटीबायोटिक से ये वाला टाइफाइड ठीक होगा। टाइफाइड की वैक्सीन भी अवेलेबल है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग टाइफाइड की वैक्सीनेशन करा लें ताकि आपको टाइफाइड हो ही ना। और उसके बाद अगर टाइफाइड की अलामात के साथ बुखार होता है तो उसके लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है वो ब्लड कल्चर होना चाहिए। ब्लड कल्चर कराने का फ़ायदा एक तो ये है कि उस पेशेंट को एग्जैक्ट वो ट्रीटमेंट मिलेगी और दूसरा ये है कि हमारे पास डेटा भी आ जाएगा कि हमारे जो साल्मोनेला हैं वो कौन सी एंटीबायोटिक को सेंसिटिव हैं। पहले साल्मोनेला जो थे वो MDR थे। MDR होता है जो सेप्टान, एम्पिसिलिन, क्लोरामफेनिकॉल को रेजिस्टेंट होता है। और अब जो साल्मोनेला आ रहा है वो XDR है। XDR जो थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन को रेजिस्टेंट है। लंबा अरसा थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन को साल्मोनेला सेंसिटिव था, लेकिन अब साल्मोनेला जो है वो थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन से भी ट्रीट नहीं होता, उसको भी रेजिस्टेंट हो गया। इसको हम XDR साल्मोनेला कहते हैं। और जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है वो भी काफ़ी अर्सा तक यूज़ होती रही, लेकिन अब सिप्रोफ्लॉक्सासिन की रेजिस्टेंस भी आलमोस्ट 90% से भी ज़्यादा आ रही है जो हमारे पास सियालकोट में आइसोलेट आ रहे हैं। अब जो सेंसिटिविटी है वो पहले जो सेप्ट्रान और एम्पिसिलिन थी, क्लोरामफेनिकॉल, वो 100% रेजिस्टेंट थी। अब उनको काफ़ी अच्छी सेंसिटिविटी आ रही है। तो अगर कोई आइसोलेट सेंसिटिव हो सेप्ट्रान को, एम्पिसिलिन को या और जो सिंपल एंटीबायोटिक हैं उनको सेंसिटिव है, तो उस पेशेंट को आप इन सिंपल एंटीबायोटिक से ट्रीट कर सकते हैं बजाय इसके कि आप कार्बापेनम और अजिथ्रोमाइसिन पे जाएं। जो XDR हों, जो बाकी XDR भी हो, MDR भी हो, ऐसा साल्मोनेला जो है उसको तो आपकी मजबूरी है कि आपने कार्बापेनम से या अजिथ्रोमाइसिन से ट्रीट करना है। लेकिन मैं ये भी देखता हूँ कई दफ़ा लोगों ने थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन भी स्टार्ट की होती है, साथ अजिथ्रोमाइसिन भी दे रहे होते हैं या कार्बापेनम भी दे रहे होते हैं और साथ अजिथ्रोमाइसिन भी दे रहे होते हैं। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि या अजिथ्रोमाइसिन दें या कार्बापेनम दें, और अगर सेंसिटिव है थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन को तो फिर सिर्फ थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन दें। ये मल्टीपल एंटीबायोटिक स्टार्ट करने से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बढ़ने के चांसेस हैं, इससे हमें अवॉइड करना चाहिए।